Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today's topic is all about basics of mechanics, and this is lecture 2 from chapter 3. तो इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस फिजिक्स बिलोंग्स टू क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स. ठीक है. तो बच्चों, आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स है. मतलब मैं पूरा का पूरा कंटेंट जो है ना मैकेनिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ. सो इन द लास्ट सेशन विच आई सेंट एज अ लेक्चर 1, आई सेंट इट एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. उसमें इन जनरल में मैंने सारी चीजें ऐसे बताई जैसे कहानी बताई. बट इन दिस केस आई एम गोइंग टू tell you motion in a straight line in a very technical way. Okay, so the whole chapter is based upon what you know, my dear kids. Whatever the motions of objects will takes place, it will takes place in a straight line. मतलब कोई भी मोशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का इस यूनिवर्स में, अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. कौन से चैप्टर में? ये वाले चैप्टर में. ठीक है. तो सर, क्या मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही होता है और एल्स इन अ डिफरेंट वे आल्सो सर? सो माय डियर किड्स, लेट मी टेल यू दैट स्ट्रेट लाइन क्या है? इट इज अ लीनियर पाथ. ये क्या है? अ टाइप ऑफ लीनियर पाथ. स्ट्रेट लाइन क्या है? अ टाइप ऑफ लीनियर पाथ. सर, लीनियर पाथ होता क्या है सर? व्हाट इज लीनियर पाथ? लीनियर पाथ मतलब a path which is carrying only single way. मतलब सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पाथ कहते हैं बच्चों. ठीक है. सो लीनियर पाथ का एक टाइप है ये स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो इसको हम क्या कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं? वी आर गोइंग टू कैटेगराइज दिस एज अ रेक्टिलिनियर. ठीक है. अगर लीनियर पाथ स्ट्रेट है तो उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर पाथ. ओके. सो in this chapter we are going to study motion along rectilinear path. ठीक है. तो रेक्टिलिनियर पाथ अगर लीनियर पाथ है सर, तो कोई और पाथ भी लीनियर पाथ हो सकता है सर? यस माय डियर किड्स, यू जस्ट सी हियर. इफ यू सी द पाथ इन द फॉर्म ऑफ एस फॉर्मेट, मतलब ये अगर पाथ देख रहे हो एस फॉर्मेट में. यस फॉर्मेट कैसे दिख रहा है आपको? ये देखो आप कैसे कर्व कैसे टर्न हो रहा है. if the journey of the object it starts from here, it is turning like this. ऐसे घूम रहा है ना. fine. So what is this? This is called linear path. This is also linear path. Sir, अगर ये linear path है तो ये तो curve है sir. We are having a type of curve. Yeah my dear kid, परिजन, very good. कर्वी लीनियर पाथ कहते हैं इसको. सिर्फ कर्व को जोड़ दो किसके साथ? लीनियर के साथ. तो ये कौन सा बन गया? कर्वी लीनियर पाथ. सो but let me tell you one thing my dear kids, this is not motion in a straight line. ये straiट लाइन में नहीं है. you can call that, इसको आप दोनों को बाइफरगेट कर सकते हो. कैसे पता है? दोनों में मोशन हो रहा है. मतलब एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी को. ठीक है. और एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट सी से पॉइंट डी को क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ठीक है. इन बोथ ऑफ द केसेस, जब बॉडी ए से बी को मूव कर रही है और जब बॉडी सी से डी को मूव कर रही है. So this is rectilinear path and this is curvilinear path. Fine. But in this case motion क्या हो रहा है? Motion in both of the cases, A to B में क्या हो रहा है? It is in one dimension. मतलब एक ही डायमेंशन में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है. If the motion is taking place in one dimension means it is using only single coordinate. क्या हो रहा है? Single coordinate, है ना. Whereas if the motion is taking place into curvilinear path means C से D point को जब reach कर रहा है, then the motion is using two dimensions my dear kids. कितने? दो dimensions को use कर रहा है. Fine. तो two dimension के केस में कितने coordinates use होते हैं? Two coordinates, x axis as well as z axis. ठीक है. और else x axis as well as y axis, है ना. So whenever you're showing the showing the graph into the board, ये अगर आपका बोर्ड है, मैं यहाँ पे जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, if it is board, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे बाइफरगेट करूंगा इस बोर्ड को कोऑर्डिनेट सिस्टम में? वन इज एक्स एक्सिस, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, अंदर वन मैं ब्लू लूंगा. ठीक है. तो बाइफरगेशन आपको इजी हो जाएगा. ठीक है. सो द ब्लू लाइन इज यहाँ पे. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस. तो मैं ब्राउन कलर से यहां पे लिख रहा हूं दिस एज प्लस एक्स एक्सिस, दिस एज प्लस वाई एक्सिस. ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज प्लेन. तो प्लेन में टू कोऑर्डिनेट्स हैं. सो दीज टू कोऑर्डिनेट्स आर डिफाइनिंग टू डायमेंशंस. अगर कोई
समझो व्हीकल मूव कर रहा है और मैं व्हीकल का मूव करने का पाथ ऐसे दिखा रहा हूं इन द ग्राफ, नॉट ऑन द बोर्ड। ठीक है, जो व्हीकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, सो दैट इज आई एम पुटिंग इनटू दिस ग्राफ। मैं वो वाला जो मोशन है ना इसमें डाल रहा हूं। सो व्हाट टाइप ऑफ मोशन दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन को मैंने यहां पे प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया। तो वो कैसे किया? बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ का कोई ओरिजिन होता है एज वेल एज फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है? फाइनल पॉइंट होता है। सो व्हाट आई एम डिपिक्टिंग एज वेल एज शोइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में आप क्या बता सकते हो? विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोशन बता सकते हो, और एल्स if the object is staying there as a stationary object you can show the position of rest my dear kids, है ना? तो आप रेस्ट का पोजीशन बता सकते हो। फाइन, तो ये तो चीज हमें क्लियर हो गया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू पीपल्स। ठीक है, इज दैट ओके? ये चीज क्लियर हो गया आपको? ओके, सो अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारी चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू हाईलाइट इनटू दिस चैप्टर। ओके, एक तो हमने स्ट्रेट लाइन में बोला, और दूसरा क्या बोला? टू डायमेंशनल। सर अगर वन डायमेंशनल मोशन होता है एंड टू डायमेंशनल मोशन होता है, तो क्या थ्री डायमेंशनल मोशन भी होता है सर? यस माय डियर किड्स, थ्री डायमेंशनल मोशन होता कैसे है सर? अभी मान के चलो बच्चों, वट एवर आई शोन यू एज अ रेक्टिलिनियर पाथ, इसको रेक्टिलिनियर पाथ नहीं मानते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको रब करता हूं, आई विल यूज दिस एज अ ग्राउंड सरफेस, मैं इसको ग्राउंड सरफेस की तरह यूज करता हूं। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट। दो पर्सन यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो दो पर्सन यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो अभी इसको क्या करते हैं, दोनों पर्सन के डायग्राम्स को निकाल लेते हैं हम लोग। फाइन, दो लोग खड़े हैं, तो आप लोग हाई स्कूल डेज में करते थे ना, क्या करते थे बताओ मुझे? कैच कैच, कैच कैच, कुछ याद है? बताओ। यहां से आपने बॉल पकड़ा, ठीक है, और यहां को आपने फेंका, यू आर थ्रोन टू दिस पर्सन। ठीक है, और यहां तक बॉल रीच कर रहा है, समझो, मान के चलो दिस बॉल हैज रीच्ड अप टू हियर। ठीक है, ये बंदा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फाइन, व्हाट टाइप ऑफ गेम दिस इज? कैच कैच गेम, है ना? आई डोंट नो द टेक्निकल नेम ऑफ दिस गेम, बट कैच कैच गेम। फाइन, तो यहां पे क्या हो रहा है, द फर्स्ट पर्सन, द पर्सन ए एंड द पर्सन बी, दो पर्सन है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है, पर्सन ए इज थ्रोइंग अ बॉल टू द पर्सन बी, एंड पर्सन ए इज टेकन एज, ये वाला पोजीशन है, इट विल बी टेकन एज एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोला जाएगा। ठीक, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज वाई एक्सिस, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज जेड एक्सिस। देखो यहाँ पे ऐसे, है ना? सो अगर ये चीजें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, so what we are trying to show, we are trying to show that the object is making three dimensional motion। कौन सा? थ्री डायमेंशन। इसमें आपके पास प्लस एक्स एक्सिस है ना? क्या है? प्लस एक्स एक्सिस है, एज वेल एज प्लस वाई एक्सिस है, प्लस जेड एक्सिस है। सो व्हाट यू ट्राइंग टू शो हियर, आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? आप लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे थ्री डायमेंशनल मोशन हो रहा है। मतलब you came to know that there are how many types of motion? There are three types of motion. One is one dimensional motion, which is representing only single coordinate, है ना? Another one is two dimensional motion, which is depicting two coordinates, okay, during motion. Another one is three dimensional motion, which is depicting three coordinates। Simple है ना? बस यही चीज है। So what we learn here into mechanics, we learned that there are three types of motion will takes place: one dimensional, two dimensional, and three dimensional. But the main purpose of studying into this chapter is only one dimensional motion. Second and third आगे के चैप्टर्स में आएंगे, मोशन इन अ प्लेन में आएंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर में आएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन, नाउ ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टेक्निकल डेफिनेशंस। हम लोग टेक्निकल डेफिनेशंस देखेंगे बच्चों। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टाइप द ब्रांच कॉल्ड
मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? ये मैकेनिक्स टर्म्स कहां से आता है सर? हमने तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जान लिया सर, बट व्हाट इज द रोल ऑफ मैकेनिक्स इनटू द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सर? So, my dear kids, let me tell you, whenever we are defining motion, ठीक है, अगर हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, how we are defining? We are defining with respect to position and time. देखो बच्चों, मैं मेरी बात समझने की कोशिश करो। पोजीशन एज वेल एज टाइम, ये दो चीज इतने इंपॉर्टेंट है ना मोशन को डिफाइन करने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने पॉइंट ए पे रखा है, मींस ये पॉइंट ए है, पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का यहां पे दिखाना चाहते हो, तो दिस इज पॉइंट ए, एंड इफ दिस ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये ऑब्जेक्ट चेंज करता है और ये आके यहां पे बैठता है, सो वी कैन से दैट द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, so this object is in motion, so you are defining motion, if you are defining motion with respect to time, and how you are defining with respect to change in position with respect to time। ठीक है, तो अभी अगर मैंने पोजीशन को चेंज नहीं करा तो तब क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट, और उसको एक सिंपल टर्म यूज करते हैं, रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, 1 घंटा देखा, 10 मिनट देखा या 20 मिनट देखा, जो भी देखा, सो फॉर द टाइम इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन और स्टेट ऑफ पोजिशन, तो उसको क्या कहा जाएगा उस स्टेट को? दैट स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, दिस रेस्ट एंड मोशन आर बिलोंगिंग टू द सेम पोर्शन ऑफ द फिनोमिनास। जो भी घटनाएं घटेंगी उसी के पोर्शन में ये दोनों बिलोंग करते हैं, रेस्ट एज वेल एज मोशन, क्योंकि दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों स्टेट ऑफ पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? इसको बोला जाएगा या तो मोशन या तो रेस्ट। ठीक है, और ये दोनों एक ही पोर्शन के अगर फिनोमिनाज हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, उस स्टडी को बोलेंगे मैकेनिक्स। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? तो अभी इसको इसी हिसाब से डिफाइन करते हैं चीज को। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिफाइन लाइकवाइज, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी इसको जब डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। किसका ब्रांच है ये? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the objects are in the state of rest or of motion। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा मैकेनिक्स। ठीक है, नाउ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जो है ना बच्चों, इट इज अगेन डिवाइडेड, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू व्हाट? इनटू टू पार्ट्स। तो मैकेनिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया। कैसे? we are going to see that one is statics। ठीक है, पहला statics, and the second one is dynamics। ठीक है, is that clear? मैंने जो भी बताया आपको, चलो ठीक है। now what statics stands for and what dynamics stands for? statics वो ब्रांच है बच्चों फिजिक्स का जहां पे ऑब्जेक्ट्स विल बी ऑलवेज एट रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, so that branch is called as statics। ठीक है, okay, and what is dynamics my dear kids? Dynamics is nothing but it is the branch of physics that deals with the objects are in motion। ठीक है, तो इन दोनों को भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, statics it is the branch of physics, फिजिक्स भी कह सकते हो और मैकेनिक्स भी कह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। ठीक है,
that deals with the objects are at rest. ठीक है. And dynamics. Dynamics क्या है बच्चों? These are very much important. Whatever we are seeing these things, statics हो या dynamics हो, सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है अभी नहीं पता चलेगा बच्चों. When you go on throughout class 11 syllabus, you will come to know and you will bifurcate the things. उसी के अनुसार आप क्या बनाओगे? माइंड मैप ऑफ द मैकेनिक्स बनाओगे. या ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन. वेरी गुड परिजन. इट इज द branch of physics that deals with the wait that deals with the objects are in motion. ठीक है. एग्जाम्पल बता सकोगे आप लोग? एग्जाम्पल फॉर बोथ स्टैटिक्स एज वेल एज डायनामिक्स. दोनों के लिए एग्जाम्पल बताओ, फट से बताओ जल्दी से. ए बुक kept on table for an hour. ठीक है. एक घंटे के लिए एक बुक को एक टेबल पे रखा गया था. स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट वाटर, फ्लोइंग वाटर. चलो वेरी गुड ऐश्वर्या. स्टैग्नेंट वाटर इज वेरी बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्टैटिक्स, है ना. एंड व्हाट अबाउट डायनामिक्स? फ्लोइंग वाटर. चलो अच्छी बात है. गुड. कार इज मूविंग इन रेक्टिलिनियर मोशन. वेरी गुड. ऐश्वर्या मनगुल्ली, परिजैन, Mixi, Daneshwari Susladi. Okay, Mixi is a circular motion. That is not example of one dimension, my dear kids. That is not. That is not because circular motion means two dimension हो जाता है. X axis as well as Y axis. देखो बच्चों, आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं. That is very nice. But that idea should be correct. ठीक है. गलत होना गलत बात नहीं है, लेकिन आंसर नहीं करना दैट इज गलत बात. देखो मिक्सर में क्या होता है, ऐसे क्या होता है, लाइक ब्लेड्स यहां से अगर मूव करता है, सो इट इज मूविंग लाइक दिस. यू कैन सी दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो एक प्लेन में मूव कर रहा है ना ये. दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. मींस यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्या है, 1 and 2, two dimensional motion. But what we are studying here, motion in a straight line means one dimensional motion. ठीक है ना. Is that clear, my dear kids? Car in rest position, Vaishnavi Mat, very good. Car in motion, fine, very nice. Okay, listen up. अभी हमने क्या देखा? मैकेनिक्स देखा. ठीक है. मैकेनिक्स को बोला गया कि इट हैज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स. एक था आपका स्टैटिक्स ब्रांच, एक था आपका स्टैटिक्स ब्रांच एंड दूसरा था आपका डायनामिक्स ब्रांच, है ना. नाउ अगेन डायनामिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है. पहला और दूसरा. फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स. ठीक है. एंड दूसरा वन इज काइनेटिक्स. ओके. सो अभी हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं सर? आप तो कैटेगरीज बनाते जा रहे हो, सब कैटेगरीज, एक के अंदर एक, दूसरा, फिर तीसरा. रॉक फॉलिंग फ्रॉम माउंटेन, या रॉक फॉलिंग फ्रॉम माउंटेन, इफ इट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, नो इश्यू, इट इज अ मोशन इन वन डायमेंशन. अगर कहीं पे धक्का लग के इधर उधर जाता है तो अगेन मोशन इन टू डायमेंशन. ओके. सो इफ इट इज फॉलिंग डायरेक्टली इट विल बी कॉल्ड एज वन डायमेंशन. फाइन. बिकॉज अदर टू कोऑर्डिनेट्स आर absent, है ना. So listen up, my dear kids. Kinematics. What is kinematics? Kinematics है क्या? Kinematics is बच्चों, it is the branch. तो ये तो पता है सर, हम आप ये कंपलसरी लिखने वाले हो बाय कन्वेंशन. It is the branch. It is the branch of
physics, ठीक है, that deals with the objects are in motion, but uh, without going going into the consideration of, और ऑफ नहीं, फॉर कॉज ऑफ मोशन, ये ठीक रहेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? लेट मी टेल यू, ये मैंने डेफिनेशन लिख डाला। क्या लिख डाला? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, ठीक है, मतलब मोशन में होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स को, बट विदाउट गोइंग इनटू द कंसिडरेशन फॉर कॉज ऑफ मोशन, कि किसने धकेला, कितने फोर्स से धकेला, कितना अमाउंट लगा उसको धकेलने के लिए, धकेलने के बाद फिर उसको मोशन मिला, इसके बारे में हम लोग सोचने नहीं वाले हैं। यार एक बंदा दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, अ कार इज मूविंग 30 मीटर पर सेकंड, ओके, लेकिन किसने दिया स्पीड, इतना किसने दिया? वी आर नॉट गोइंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ दैट। तो वो वाले ब्रांच की स्टडी को हम क्या कहेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज काइनेमैटिक्स। इज दैट क्लियर? ओके, सो मैं काइनेटिक्स का जब डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा काइनेमेटिक्स क्या है और काइनेटिक्स क्या है। तब भी नहीं हुआ, आई एम गोइंग टू यूज एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ लिसन अप माय डियर किड्स, इट इज द, अभी देखो काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, आप खुद बोलोगे, इट इज द ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with the objects are in motion, but with going going into the consideration, है ना, consideration for cause of motion, है ना। क्या आपको अभी भी समझ में आया? अगर नहीं आया, एग्जांपल यूज करेंगे हम लोग, ओके। विद द कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन और फॉर मोशन, देखो, you can read the definition of kinetics. It is the branch of physics that deals with the objects are in motion but with going into the consideration for cause of motion। और क्या क्लियरली समझ में आया बच्चों? अभी भी नहीं है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। नाउ यहां पे देख लो, काइनेमेटिक्स में a car is a car is moving with 100 मीटर पर सेकेंड। नाउ इफ यू सी दिस 100 मीटर पर सेकेंड, यार इतने स्पीड से कार दौड़ रहा है, किसने धकेला? वी डोंट नो दैट, तो उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे। हम क्या सोच रहे हैं? सिर्फ व्हाट वी आर सीइंग हियर, वी आर सीइंग सिंपली मीटर पर सेकेंड, मींस सिंपली आई एम गोइंग टू राइट यार v इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड है, बस बात खत्म। किसने दिया, क्यों दिया, कहां से दिया, वी डोंट नो। सो सिर्फ हम इतना ही सोच रहे हैं, मतलब सीधा स्पीड ले लिया, ठीक है। बट when it comes to here example into kinetics, a person is applying force of 50 newton to have acceleration of object
ठीक है, ऑब्जेक्ट नियर कितना 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? सो इनटू दिस केस व्हाट आई एम डूइंग, फोर्स किसने डाला, पर्सन ने डाला। ऑब्जेक्ट, हाउ मच इट इज हैविंग एक्सेलरेशन, acceleration of the object, how much it is having, it is having around 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट को मिल रहा है तो किसने डाला, वो पर्सन ने डाला। कितना फोर्स, 50 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो अभी फाइंड क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? या इफ कंसिडर्ड देन काइनेटिक्स, इफ नॉट कंसिडर्ड देन काइनेमेटिक्स। ठीक है, सो ये जो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का खेल कहां से कहां तक रहता है पता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन, किसने कितना दिया फोर्स इसलिए एक्सेलरेट हुआ, ये नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज व्हाट, काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक्स क्या होता है बच्चों? काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या होता है? ऑल अबाउट फोर्स, ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। वहां से आपको काइनेटिक्स पता चलेगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? कैन वी मूव प्रोसीड, कैन वी मूव फर्दर? चलो, सारी चीज बहुत अच्छे तरीके से डील करते हुए साफ तरीके से आगे निकल रहे हैं हम लोग, है ना? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू बाइफरगेट थ्री थिंग्स। तीन चीजों को हमें बाइफरगेट करना होगा। ठीक है, तो तीनों के फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, ये मैंने बाइफरगेट कर लिया। चलो, तो तीन तीन चीज क्या क्या है इसमें? एक आपका है ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर दूसरा है फिजिकल बॉडी, फिर तीसरा है पार्टिकल। तो ये तीनों चीजों को बहुत ही सरल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल वो छोटा हिस्सा है किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, इट शुड बी विजिबल टू यू, लेकिन उसका साइज जो होता है ना, वो एक तरह से पॉइंट साइज होता है। पॉइंट साइज मतलब, अगर मैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखो, आई विल शो द पोर्शन। यहाँ पे ये सर्कल दिख रहा है आपको? इफ आई पुट अ डॉट ऑफ रेड कलर, मैं एक रेड कलर का एक डॉट आपको डाल के दिखाऊंगा। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पे और एक डॉट डाल दिया, यहाँ पे और एक डॉट डाल दिया। कितने डॉट डाले मैंने, बताओ, फट से बताओ, फट से बताओ, हाउ मेनी डॉट्स? 4, वेरी गुड। तो मैंने 4 डॉट्स को डाले। what these are representing particle, particle of any matter। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रश करूं, क्रश करने के बाद छोटे छोटे उसके क्या बनेंगे, ग्रेन्यूल्स बनेंगे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, तो मैं उसको क्या कहूंगा, पार्टिकल कहूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एटम एज अ पार्टिकल, ये एटम वाला नहीं है चीज। दिस इज ऑल अबाउट क्या है, मैक्रोफिजिक्स, ये माइक्रोफिजिक्स नहीं है। मेरी बात समझो बच्चों, दिस इज नॉट माइक्रोफिजिक्स। माइक्रोफिजिक्स मींस वी आर टेकिंग अ कंसीडरेशन ऑफ एटम्स एज एन एग्जांपल। यहां पे एटम्स को नहीं ले रहा हूं मैं, जो आंखों को दिख रहे हैं छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको मैं बोल रहा हूं पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया, पार्टिकल होता क्या है। फिर बाद में आती है फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी क्या होती है? फिजिकल बॉडी मींस द बॉडी विल बी हैविंग वन पर्टिकुलर बाउंडेड, क्या कहते हैं, बाउंड्री। ठीक है, एक बाउंडेड बाउंड्री होती है। मतलब ये अगर मैं पेन दिखा रहा हूं आपको, क्या आपको इस पेन का जो बाउंड्री ऐसे दिखाई दे रहा है, या स्पेस के साथ ये पेन मिक्स हो गया है? इफ यू पीपल्स आर सीइंग माय फेस, क्या मेरे फेस की कोई बाउंड्री है? देयर इज अ बाउंडेड बाउंड्री।
इसीलिए मेरी शक्ल आपको दिखाई दे रही है। इफ आई गेट मिक्स्ड अप इनटू द स्पेस, मैं इनविजिबल बन जाऊंगा, है ना? सो whenever there is a bounded boundary of any matter, that will be called as a physical body, अगर वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, and that is called as physical body। ठीक है, तो फिजिकल बॉडी मतलब इंसान की बॉडी नहीं रहती है। हम इंसान लोगों का दिमाग बहुत ही अजीब होता है, हम किसी और मतलब कोई भी चीज को कुछ भी समझ लेते हैं। फिजिकल बॉडी इन द सेंस इट मे बी थिंग, इट मे बी लिविंग थिंग, इट मे बी नॉन लिविंग थिंग, मतलब थिंग मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आ गए। ठीक है, चलो फिजिकल बॉडी भी आपने इन जनरल क्या समझ लिया। एंड व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है, समझो, मैंने किसी चीज को रेफरेंस ले लिया, मैंने किसी चीज को रेफरेंस ले लिया और उस रेफरेंस पे मैं बैठ गया और कोई बंदे को मैंने मेरे जगह से उठा के किसी को भेज दिया। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और बैठा था, ठीक है, यहाँ पे कोई और बैठा था, मिस्टर ए बैठा था, मैंने मिस्टर ए को हटा दिया और उस जगह पे आके मैं बैठ गया, मिस्टर बी। ठीक है, सो मिस्टर ए इज मूविंग, कहीं पे मूव कर रहा है। सो आई एम टेकिंग माई सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट और मैं उसको देख रहा हूं कि वो बंदा कहां जा रहा है। ठीक है, सो आई एम एज अ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस बंदे के मूवमेंट, मोशन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, एज वेल एज ऑब्जेक्ट जो है, मैंने बोला था कि मिस्टर ए उठ के गया और मिस्टर बी क्या था, वो एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। एंड व्हेन if the person who is going as a Mr. A along the coordinate system, कितने भी coordinates हो, अगर वो जा रहा है तो उसको भी क्या बोला जाएगा, that object is also, that person is also called as object। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दोनों हो गए, एक तो जो पर्सन, जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उस पर्सन को जाते हुए, ये भी ऑब्जेक्ट है, एंड दैट पर्सन हु इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो आपको पता चल गया कि कौन है, इंसान भी हो सकता है या कोई बस भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है। ठीक है, फाइन, एंड आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑल ऑफ द थ्री। तो ये तीनों को बाइफरगेट करना बहुत ही जरूरी है, और ये इसको एज अ रेफरेंस कैसे लेना चाहिए, आई विल टेल यू। आई विल गो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द पार्टिकल। ठीक है, अ पार्टिकल इज द, a particle is the smallest portion, smallest portion of matter with with no size। ठीक है ना, तो with no size, इसका साइज ही नहीं होता है। मैथमेटिकली इट कैन बी डिनोटेड विथ, मैथमेटिकली it can be denoted denoted by a point। ठीक है, चलो पार्टिकल को तो डेफिनेशन हमने देख लिया। वो क्या है, मैंने बोला ना, छोटा सा ग्रैन्यूल जो आंखों को दिखता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो उसका साइज क्या होना चाहिए, नो साइज होना चाहिए। तो मैथमेटिकली आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, छोटे से पॉइंट से। ठीक है सर, पार्टिकल का यहाँ पे क्या जरूरत है सर, आई विल टेल यू वेयर इट इज अप्लाइड। ठीक है, तो फिजिकल बॉडी क्या है, इट इज द बाउंडेड, it is the bounded portion of matter, it is the bounded portion of matter। ठीक है, तो किसी भी मैटर का जब आप एक बाउंड्री डिसाइड करते हो तो उस बाउंडेड पोर्शन को आप क्या कहते हो, फिजिकल बॉडी कहते हो, क्योंकि वो अपीयर करता है आपके सामने और दिखता है, एंड यू आर एबल टू बाइफरकेट, स्पेसिफाई कि यार यहाँ पे जो खाली जगह में कोई चीज है, कोई पेन है या कोई इंसान है जिसका शक्ल है, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, चलो, अ बॉडी इज कॉम्पोज्ड, तो बॉडी इज कॉम्पोज्ड
a body is composed of large number of particles. ठीक है, मतलब कोई भी अगर बॉडी में कॉम्पोजिशन है, ठीक है, वो किसका कॉम्पोजिशन है? जो हमें दिखते हैं ना कूटने के बाद, बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं आंखों को, तो वो वाले पार्टिकल्स का कॉम्पोजिशन है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जिससे एक कहते हैं ना बॉन्डेड पोर्शन बनता है एंड फिजिकली इट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ योर आई, तो उसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। ठीक है, चलो सर, आपने किसी ऑब्जेक्ट या लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो भी है, आपने उसको फिजिकल बॉडी बोल दिया, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो अब आप उसको ऑब्जेक्ट कब कहोगे? जब आप उस ऑब्जेक्ट को किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर यूज करोगे, आइदर बाय कीपिंग दैट एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और एल्स बाय अलोइंग इट टू ट्रैवल थ्रू दैट फ्रेम, और ओरिजिन से उसको रेफरेंस कर रहे हो, और या ओरिजिन पे बैठ के टाइम रेफरेंस रख के उसको क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो चलो ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं। इट मे बी ए मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, मटेरियल पार्टिकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगता है दिखने में, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हो सर, आप मटेरियल पार्टिकल भी बोल रहे हो, ये क्या कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है सर। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वी डोंट नो, आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट इन द सेंस एक ही ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, एंड दैट ऑब्जेक्ट आई एम गोइंग टू मूव अप टू हियर। उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, यहां तक इस ऑब्जेक्ट को मैंने पुश करा या जो भी है मैंने मूव करवाया। ठीक है, चलो मूव करवाया, तो सर अभी आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं, आपने मूव करवाया है, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ। चलो लिसन सर, दिस वाज इनिशियल पॉइंट और आपने यहां तक मूव करवाया सर। एक बात बताओ, इनिशियल पॉइंट कौन सा था? इनिशियल पॉइंट वाज दिस वन, ये आपका इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, सो दिस इनिशियल पॉइंट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इनिशियल पॉइंट इज टेकन एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नाउ व्हेन दिस बॉडी विल बी गोइंग टू मूव फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट, तो जब ये मूव करा यहां से लेके यहां तक, तो फ्रॉम हियर अप टू हियर, कहीं पे भी आप ले लो, तो आप उसको क्या कहोगे? इट विल बी कॉल्ड एज मटेरियल पार्टिकल ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ मोशन। जर्नी ऑफ मोशन में इसको क्या कहोगे? इस ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे? मटेरियल पार्टिकल कहोगे, मटेरियल पार्टिकल। सर क्या ये टेक्निकली हर जगह यूज होता है? नो बच्चों, सिंपली टू अंडरस्टैंड दैट मटेरियल मींस मैटर का बना हुआ ऑब्जेक्ट। सर व्हाई वी आर कॉलिंग दिस ऑब्जेक्ट एज पार्टिकल सर? ओके, पार्टिकल हम क्यों यूज कर रहे हैं सर? बिकॉज इसमें सबसे बड़ा डायमेंशन कौन सा है इस ऑब्जेक्ट का? सी हियर, इफ यू सी दिस ऑब्जेक्ट्स डायमेंशन, लेंथ इज द बिगर वन। इफ यू सी द हाइट या ब्रेड्थ ले लो, वो दोनों छोटे होंगे, लेंथ ही बड़ा होगा ना। मान के चलो लेंथ है आपका इस ऑब्जेक्ट का कितना? 2 मीटर वाला, ठीक है, बट द लेंथ द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल का जो लेंथ है ये कितना है सर? ये हो सकता है समवेयर अराउंड 100 मीटर। ठीक है, नाउ द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, पाथ लेंथ कह लो या डिस्टेंस कह लो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, सो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन क्या है? लेंथ क्या है? 2 मीटर है, एंड द डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग इज 100 मीटर। तो कौन सा वाला बड़ा है? पाथ लेंथ बड़ा है या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा है? विच वन? 100 मीटर बड़ा है या 2 मीटर बड़ा है?
path length is greater. Okay, so when this path length will become greater, तब हम क्या कहेंगे पता है? इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पार्टिकल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पार्टिकल बोलेंगे. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? फिजिकल बॉडी कब कहेंगे? इट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल इट शो इट्स अपीयरेंस. उसका अपीयरेंस दिखाना चाहिए कि आप हाथ में पकड़ो तो लगना चाहिए कि हाँ यार, इसको बाउंड्रीज हैं, हम पकड़ सकते हैं इसको. ठीक है. अगर आपने एयर को पकड़ लिया, हो सकता है नो, इन योर हैंड्स इट इज नॉट एबल टू, यू आर नॉट एबल टू होल्ड दैट एयर, है ना? तो वो फिजिकल बॉडी नहीं कहलाएगी. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? फिजिकल बॉडी वो होती है जो आप उसको पकड़ सको, उसका एक नॉर्मल क्या कहते हैं बॉन्डेड पोर्शन हो, है ना? तो चलो, फिजिकल बॉडी को का तो आपको पता चल गया. अगर उस ऑब्जेक्ट को आपने मोशन में मूव नहीं करवाया, सो दैट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल बॉडी. बट व्हेन यू विल प्लेस दैट फिजिकल बॉडी इनटू मोशन, तो इनिशियल पॉइंट पे उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट. ठीक है. और थ्रू आउट जर्नी भी हम क्या बोलेंगे उसको? ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफाई करने जाए, तो व्हेन यू आर कीपिंग दैट ऑब्जेक्ट एट द इनिशियल पॉइंट, इट विल बी कॉल्ड एज क्या? पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अगर उसी को हमने थ्रू आउट मोशन ले लिया, इट विल बी कॉल्ड एज मटेरियल पार्टिकल. ठीक है, टेक्निकली समझने के लिए बस चीजें ये. एंड व्हाट दिस ऑब्जेक्ट इज कंटेनिंग ऑल अबाउट? इट इज कंटेनिंग ऑफ पार्टिकल. तो पार्टिकल तो छोटा होता है सर, और हम ऑब्जेक्ट को क्यों पार्टिकल कह रहे हैं? बिकॉज माय डियर किड्स, व्हेन यू आर कंपेयरिंग द टू डिस्टेंसेस, एक आपका पाथ लेंथ है ना, एक आपका पाथ लेंथ एज वेल एज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों में कौन सा निग्लिजिबल है? निग्लिजिबल इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो उसको हमने क्या करा? या सो द पाथ लेंथ इज ग्रेटर, बहुत ही बड़ा है. ठीक है. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट? छोटा है. सो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, पाथ लेंथ इज ग्रेटर, तो उसी को हमने कंसीडर करा. तो जब उसको कंसीडर करा, 100 मीटर लगा, तो इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट को क्या बोला? यार ये तो पार्टिकल है. व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद दैट, फाइन. सो द सेम वे व्हेन यू कंपेयर एंट विद द एलिफेंट, तो एलिफेंट को कंसिडरेशन किया जाएगा, एंट को क्या किया जाएगा? नेग्लिजिबल. बात समझ में आ रही है? अभी मैं आप लोगों को क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू इनवाइट यू टू द मैरिज ऑफ एलिफेंट एंड एंट. ठीक है. तो ब्राइड कौन है? एंट है. और ग्रूम कौन है? एलिफेंट. तो कौन दिखाई दे रहा है बताओ आप? ब्राइड किधर है ढूंढते रह जाएंगे, अरे यार ब्राइड ही नहीं है एलिफेंट के मैरिज में. नेग्लिजिबल, है ना? सो लाइक दैट, लाइक दैट. ओके, एलिफेंट विल बी विजिबल. ओके, सो सेम वे यहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कब कहते हैं? अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करे, और वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होता है ना, पैरामीटर होता है ना, लेंथ सबसे ज्यादा, उसके साथ कंपेयर करने के बाद अगर वो निग्लिजिबल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट, इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल. क्लियरली समझ में आई बच्चों? या सिंपल. ठीक है. तो दिस इज, यहां तक टेक्निकली क्या हो गया, हमने चीजों को बाइफरगेट करना सीख लिया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, यू नो, दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा. एक आपको स्टेट ऑफ पोजीशन, रेस्ट और मोशन में टर्म्स में. दूसरा टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है. ये दोनों कंप्लीट कर लूं मैं विथ योर परमिशन? ठीक है. फाइन, चलो. स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. और बॉडी. चलो, और बॉडी. So basically it is, you know, categorized into two. State of position को कैसे? A body at rest, पहला वाला. A body at rest, and when a body is said to be at rest, किसी बॉडी को रेस्ट पे कैसा बोल सकते हैं हम लोग? A
body is said to be at rest या state of position of rest. ठीक है, only when the body does not changes its state of position of rest with respect to time and its surroundings. है ना? क्या मेरी अब बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू, कोई बॉडी है और अगर वो अपना स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज इट्स सराउंडिंग्स, दैट बॉडी विल बी सेड टू बी एट रेस्ट. ठीक है, चलो ये तो आपको पता चल गया कि एग्जांपल क्या ले सकते हो. अ बुक इज केप्ट ऑन अ टेबल. देखो मैंने क्या ले रखा है, टेबल क्या है, सराउंडिंग है उसका, बुक का. ठीक है, बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, तो टेबल क्या है आपका, सराउंडिंग्स. ठीक है, फॉर एन आवर, आवर क्या है आपका, टाइमिंग है, मतलब टाइम को भी रेफरेंस ले लिया और सराउंडिंग्स को भी ले लिया मैंने. ठीक है, यहाँ पे देखो, है ना. सो आई कैन से इट एज या बॉडी इज एट रेस्ट. तो चलो अभी दूसरा वाला लेते हैं, दूसरी कैटेगरी, अ बॉडी इन मोशन. चलो अ बॉडी इन मोशन ले लिया मैंने. ए बॉडी is said to be in motion. ठीक है, only when the body do changes its state of position state of position uh, yeah state of position of rest with respect to time and its surroundings. ठीक है ना, क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? एनी कंफ्यूजन ओवर दिस? A bus is moving on a highway. ठीक है, चलो इतना तो बोल दिया हमने. चलो क्लियर हो गया आप लोगों को, फाइन. सो शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. फट फट से करते हुए निकलेंगे ना, मजा आएगा वैसे. टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा आप लोगों का, टाइप्स ऑफ मोशन. नाउ टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन डायमेंशंस, है ना. सर बेसिकली डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस होते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट्स, है ना. मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कौन से वाले
मतलब कोऑर्डिनेट्स में वो कितने वाले कोऑर्डिनेट्स में वो क्या कहते हैं डेवलप हो सकते हैं। डेवलप कहने से अच्छा है ग्रो कर सकते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी इफ इट ग्रोज इन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो वही क्या कहलाएगा, डायमेंशंस कहलाएगा। इफ एनी क्वांटिटी ग्रोज इन टू कोऑर्डिनेट्स देन इट इज टेकिंग, इट इज सिंपली कहते हैं ना, वो अपडेट कर रहा है कितने डायमेंशंस में, 2 डायमेंशंस में। बस ये चीज है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू कैटेगराइज इनटू 3 based upon dimension. One is, first one dimensional मोशन, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो और सिंपल तरीके से लिख सकते हो, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। दोनों में आप कैसे भी लिख सकते हो, लाइक वन डायमेंशनल मोशन भी कहो और एल्स मोशन इन वन डायमेंशन कह लो, एनीथिंग, इट विल बी इजी माय डियर किड्स, ठीक है। इट इज द, तो इसका अगर आप डिफाइन करना चाहो, सो इट इज द motion in which a body moves in a rectilinear path. मेरी बात समझो, रेक्टिलिनियर पाथ, नॉट कर्विलिनियर पाथ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल बताओ, अ कार मूविंग इन अ रेक्टिलिनियर हाईवे, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब स्ट्रेट पाथ वाला हाईवे, है ना। तो आप इसको कह सकते हो वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन। तो सेकेंड वाला टाइप, ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन का एग्जाम्पल एज वेल एज डेफिनेशन। चलो वो क्या होता है, तो इसी डेफिनेशन को आप कैसे बनाओगे, अरे बाप रे भगवान, इट इज द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स इन अ प्लेन सरफेस, ठीक है ना। तो प्लेन वाले सरफेस में अगर कोई बॉडी मूव करती है तो हम आप क्या कहते हैं उसको, इट विल बी और इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन, है ना। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ बस इज कैरिंग पैसेंजर्स फ्रॉम बीजापुर टू शोलापुर विथ कर्ड पाथ्स, ठीक है। बात समझो बच्चों, कर्ड पाथ्स, है ना। कर्ड पाथ्स मतलब इसमें कर्विलिनियर भी आ गया, इसमें हो सकता है कि 2 रूट हो, ठीक है। एक रूट हम स्पेसिफिक मान के नहीं चलेंगे, ठीक है। सिंगल पाथ भी हो सकता है, 2 रूट्स भी हो सकते हैं। एक वाला जाके, एक वाला नहीं जाके दूसरे वाले पे जाना, या दूसरा वाले पे नहीं जाके पहला वाला जाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रोलर कोस्टर इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन, रोलर कोस्टर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं माय डियर किड्स, बिकॉज इफ इट इज ट्रैवलिंग अलोंग अ प्लेन सरफेस, नो इश्यूज। तो ये आपका मोशन इन टू डायमेंशन हो गया। तो क्या मोशन इन टू डायमेंशन क्लियरली समझ में आया बच्चों? शैल आई मूव फर्दर टू द मोशन इन थ्री डायमेंशन?
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? या motion in 3 dimension. Okay, this is basically third type. Okay, so basically it is nothing but if the, एक second, it is the, अरे यार, it is the motion in which if a body, okay, if a body travels into 3 coordinate system. देखो बच्चों क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 3 coordinate system, ठीक है, क्या है? if it is the motion in which if a body travels into 3 coordinate system, it is called as, इसको क्या कहा जाएगा? थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या है? ए बटरफ्लाई इज फ्लटरिंग इनटू गार्डन, ठीक है, इनटू गार्डन, मतलब ये फ्लाई कर रहा है, कैसे? आपका गार्डन है, ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं और एक बटरफ्लाई, ठीक है, ये आपका बटरफ्लाई है, ठीक है, तो ये फ्लटर कर रहा है, कहां से फ्लटर कर रहा है बच्चों? ठीक, आई टेक फ्रेम एज अ रेड, यहां से फ्लटर कर रहा है, वेट, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, तो यहां से ये मूव करने की कोशिश कर रहा है, फाइन, थ्रू गार्डन। तो व्हाट वी आर सीइंग, इट इज यूजिंग 3 ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, एक आपका प्लस एक्स है, दूसरा आपका प्लस वाई है और तीसरा आपका प्लस जेड है। ये किधर भी उड़ सकता है, इसका मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, ऐसे 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 घूमते हुए इधर आएगा, बैठेगा फिर। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? वी आर ऑब्जर्विंग हियर मोशन इन 3 डायमेंशन, सो वी आर सीइंग द फ्लटरिंग, उड़ना, किसका? बटरफ्लाई का। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये तो हमको बहुत ही क्लियर हो गया बच्चों, व्हाट वी सॉ एंड गॉन थ्रू इट। सर, अगर हमको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू ऑल ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको स्पेसिफाई करना है, जैसे कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसका लोकेशन को लोकेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं सर? कोई बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में, मींस we need to locate the location of the object, sir. How we need to do that, sir? You all know that for one dimension it is very much easy, my dear kids. एक dimension के लिए वो बहुत ही easy होता है, okay, to locate the position. For 2 dimension, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत easy रहता है। For 3 dimension, sir, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा बच्चों, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू टेक हियर इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है बच्चों, ठीक है? से फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ब्लैक बॉल की तरह रिप्रेजेंट किया, थिंक दैट यू आर अ ब्लैक बॉल, ओके, एंड से फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मैं यहां से आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं पोजीशन, बिकॉज आई एम सीइंग यू स्ट्रेट, सो आई एम लोकेटिंग यू एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं यू पीपल एज अ बी, आई एम एज अ ए at the distance of 10 meter, so you are using only
एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो, सो दिस इज नथिंग बट वन डायमेंशनल, वन डायमेंशन, ठीक है। और अगर ये बी ए से मूव करके बी को रीच कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि वहां पे मोशन हो रहा है, लेकिन इसको वन डायमेंशन करके रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या है, पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, है ना। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू पुट अ प्लेन, मैंने ऐसे प्लेन को पुट करा एंड मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल पुट y एक्सिस एज वेल एज x एक्सिस, ठीक है। तो क्या किया मैंने, आई हैव केप्ट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। तो मैं यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, एंड आई एम सीइंग दैट सम पर्सन इज मूविंग, मिस्टर बी इज मूविंग। तो यहाँ पे मूव करके इस पॉइंट पे आके रुका। सो हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट सर, यहाँ पे मैं इधर मार्क करूंगा एज वेल एज अलोंग द वाई एक्सिस मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे, वेट, इसको ऐसे लोकेट करूंगा। देखो यहाँ पे बच्चों, इज इट विजिबल टू यू पीपल्स। तो मैंने y पे इसको लोकेट करा और y पे कितना आया, 1 मीटर आया, और x पे कितना आया, x पे सर समवॉट 9 मीटर आया सर। सो हाउ वी आर पोजीशन, हाउ वी आर फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सर, pxy के द्वारा। सो pxy क्या है, pxy इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्लेन। तो x क्या है, 9 मीटर है, तो y क्या है, 1 मीटर है। सो दिस इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माय डियर किड्स, वेयर इनटू द प्लेन, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों। नाउ फॉर द थ्री डायमेंशन, फॉर द थ्री डायमेंशन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू फिक्स द सिस्टम, मैं एक सिस्टम को फिक्स करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं y एक्सिस भी लूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, z एक्सिस भी लूंगा। नाउ इमेजिन दैट, नाउ इमेजिन दैट आई एम कीपिंग यू समवेयर हियर, मैंने आपको कहीं पे यहाँ पे ले लिया बीच में, ठीक है। सो आई एम सिटिंग समवेयर हियर, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एंड आई एम लोकेटिंग यू पीपल्स, मैं आपको लोकेट कर रहा हूँ। सर आप हमें लोकेट कैसे करोगे सर। नाउ लिसन अप माय डियर किड्स, मैंने ऐसी एक लंबी लाइन खींची विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो मैंने पैरेलली एक एक्स एक्सिस को खींचा और क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस से वापस मैंने इसको लोकेट करवाया, ठीक है, बिकॉज मैंने सेम हाइट लिया, ठीक है, यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, जो भी हाइट मेरे को यहां से यहां तक मिल रही है, द सेम हाइट आई एम टेकिंग हियर, ठीक है। देख लो यहाँ पे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, दीज आर सेम हाइट्स, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको मैं लेके यहां पे रख रहा हूं। इज दैट क्लियर। बातें समझ में आ रही है बच्चों। सो आई एम कीपिंग दिस वन हियर, मैंने इसको यहां पे रखा, ठीक। अभी मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम हियर आई एम फिक्सिंग दिस वन अप टू हियर, तो मैंने यहां पे लोकेट करवाया, फिर यहां से इसको यहां पे लोकेट करवाया, देन अगेन आई हैव लोकेटेड हियर, तो मैंने इसका पोजीशन फिक्स करवाया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट इज स्टैंडिंग फॉर, P X Y Z, क्योंकि ये आपका प्लस y हो जाएगा एंड दिस इज प्लस z। इज दैट क्लियर। सो आई एम डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट P X Y Z। सो x कितना है सर, x इज हैविंग द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, सो y कितना, z कितना है सर, 8 मीटर सर, तो ये आपका y कितना है सर, 6 मीटर। सो कैन वी पुट द वैल्यूज ऑफ दैट सर, y का कितना 6, z का कितना 8। So this is your position of an object into the space. If it is butterfly, you are defining the position of the object into space. If it is man who is flying, so you are defining the your position as well as location. ठीक है, तो आपने specify कर दिया। So 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension, तीनों में आपने क्या देखा, origin as the point of reference। इसको क्या बोला आपने, frame of reference बोला, क्योंकि यहाँ पे एक frame है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या सर इसको भी फ्रेम बोला जाएगा, हाँ। फोटो फ्रेम कैसा होता है, ऐसा चौकट होता है, सो दैट 2 डायमेंशनल मोशन का और 3 डायमेंशनल मोशन को हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो फिर इस पॉइंट को क्या कहेंगे सर, ऑफ द 1 डायमेंशन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो वी केम टू नो दैट
one dimensional motion as well as two dimensional motion as well as three dimensional motion. Thank you my dear kids for listening patiently. तो मैंने इसको यहीं पे कंक्लूड करना है, ठीक है? तो आज का क्लास कैसा लगा? प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल पे जाके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाके लिंक करिएगा, ओके, लाइक करिएगा, एज वेल एज कमेंट करिएगा, एज वेल एज शेयर कीजिएगा. फाइन. सो थैंक यू माय डियर किड्स for listening patiently. We'll meet again tomorrow at the same time with the lecture number 3. Fine. Jai Hind. Bye bye.